हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? जनगणना 2011 से, यानी कि सेंसस 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट व ट्रेंड में पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, और अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ए टू जेड आपको पूरी तरह से कलेक्ट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट हमारा, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं, और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट डालेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो ऋणात्मक रही। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीज़ें थी। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कलेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आपके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों प्रिपेयर करके वो हर टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट करके ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977, यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष की बात की जाए तो 51.47% है, तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या तो 31.2% एवं ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए
तो 68.8% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। अब क्रम से आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी आप लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट्स हमारे दोस्तों पीडीएफ को परचेज कर चुके हैं दोस्तों, हो सके तो आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिए। आपके पास पर्याप्त समय है। इससे दोस्तों एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है। पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आएगा। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपकी कम से कम समय में क्लियर हो जाएगी। आप जानते हैं आपकी इस वैकेंसीज में दोस्तों सीटें कितनी है, कॉम्पिटिटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना, 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है। कितना यहाँ का, -0.6%। अब इसी को आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना यहाँ का, 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का, 6.3%। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको रट के रखेंगे। आप सबसे पहले राज्य में कवर कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। कितना यहाँ का, 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का, केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। कितना का, 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का, 46। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रख के चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, अब लिंगानुपात आप लोग कंप्लीट करेंगे तो कितना है, सबसे पहले भारत का 943। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। कितना है का, 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना है का, 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी। कितना यहाँ का, 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है। कितना यहाँ का, केवल 618। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा नोट लगा है, पहले इसको देखिए दोस्तों। पुनः इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। यानी कि अब आप लोग दोस्तों शिशु लिंगानुपात को पूरी तरह से कलेक्ट करने वाले। देखिएगा, सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात तो 919 है। ध्यान रखेंगे। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का, 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का, 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना यहाँ का, 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली। कितना यहाँ का, 871। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे। एक छोटा सा नोट है, समझिए आप लोग। क्या है दोस्तों, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी साक्षरता लिटरेसी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले भारत की साक्षरता दर देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पूरी तरह से रट डालेंगे। अब स्टेट में देखिए यानी राज्य में तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है। कितना का, 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है। कितना का, 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। कितना का, 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली। कितना का, 76.2%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा।
फैक्ट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना है का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो गोवा है, कितना है का 37.8%। अगला फैक्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना है का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना है का केवल 10%। दोनों ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रिपेयर करवाया गया है। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना है का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है का 37.7%। आगे बढ़िएगा, पॉइंट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की अब बात हो रही, ध्यान दीजिएगा कि कुल संख्या कितनी है तो 20.14 करोड़ है, रट के रखेंगे। अब इसी चीजें को आप लोग दोस्तों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जात यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। अब प्रतिशत में देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है का 31.9%, ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला फैक्ट हमारा क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही। सबसे पहले कुल संख्या देखिए तो 10.43 करोड़ है। अब राज्य व केंद्र शासित प्रदेश किसमें ज्यादा है ये देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है का 94.8%, ध्यान रखिएगा। हर फॉर्मेट से जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। सब कुछ आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। छोटा सा नोट देखिए क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है। यहां तक दोस्तों आप लोग 2011 की जनगणना को पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। छोटा सा दोस्तों एक नोट देखिए जो कि 2021 की जनगणना का है। हालांकि आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जनगणना अभी हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी करवाई जाएगी तो ये 2021 के जनगणना के नाम से ही जानी जाएगी और संभावित है दोस्तों कि 2025 में करवा ली जाएगी। देखिएगा, पहला पॉइंट है 2021 की जो जनगणना दोस्तों वो 16वीं जनगणना होगी और इनके जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन ये पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कार्य दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का आपका दोस्तों एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है। टियर 2 की तैयारी एमटीए 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 भी है, एएलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ऐसी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, पंचवर्षीय योजना आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं।
तो सब कुछ A to Z पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है दोस्तों क्वेश्चन का हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का था। यह भी ध्यान रखेंगे। अब प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की भी बात हुई तो वहां से भी इंपॉर्टेंट कंटेंट निकालते हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा तैयार किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। A to Z आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग भारत की जो पंचवर्षीय योजना है क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका और कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पलट पलट के पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं दोस्तों। समाधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई एवं दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, जरूर ध्यान रखें, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट भी होते रहेंगे। देखिएगा, बात की जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना की तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब सुपर कंटेंट है, यहाँ से देखिएगा। पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये भी पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, पॉइंट है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। मॉडल की बात की जाए तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं, पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी कि विकल्प से कभी नहीं बताते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें एक साथ आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड किए गए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, समाधि की बात की जाए तो इसकी समाधि थी 1980 से लेकर 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से मोस्ट वाला फैक्ट कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट,
किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। बढ़िएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। समय थी इसकी दोस्तों 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। दोस्तों सुपर कंटेंट है आपका, आगे बढ़िएगा। बात की जाएगी दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की, तो समय थी इसकी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास। मोस्ट वन फैक्ट है आपका। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आगे बढ़ेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाएगी दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिएगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समय थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। आगे बढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय थी इसकी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। और पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? आपका सुपर टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट कंटेंट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, पहले उसको कंप्लीट कीजिए। तो पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब यहाँ से दोस्तों पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सुपर कंटेंट लगाए गए हैं, अच्छे से आपको प्रिपेयर रखने। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है, इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चन सबसे पहले और कलेक्ट कीजिए। पहला क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी दोस्तों समितियां आप लोग कलेक्ट करेंगे, अलग अलग टेंस से पूछे जाते हैं, ऐसा भी पूछ जाता है निम्न में से कौन सी दोस्तों समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो याद रखने हैं। और ये गठित कब की गई थी ये भी आपको प्रिपेयर रखने हैं। तो देखिएगा पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां, हनुमंत राव समिति थी दोस्तों, इसी से रिलेटेड 1983 में गठित की गई। GBK राव समिति थी 1985 में गठित की गई। LM सिंघवी समिति थी जो कि 1986 में गठित की गई। बलवंत राय मेहता समिति थी जो कि 1957 में गठित की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। थुंगन समिति थी दोस्तों जो कि 1989 में गठित की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 क्वेश्चन और यहाँ से कंप्लीट कीजिए ताकि दोस्तों टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, डायरेक्ट पूछा आता है। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? वादा क्यों उनके वाद्ययंत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से दोस्तों आप लोगों को क्लियर रख के चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम ध्यान रखें, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, जो कि दोस्तों सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। अब केवल 2 नाम ध्यान रखें। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, जो कि शहनाई से हैं, और गोविंद स्वामी पिल्लई एवं एल सुब्रह्मण्यम, जो कि वायलिन से हैं। अब एक एक नाम, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम टीबी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से। एक ही नाम असद अली खां, जो कि रुद्र बीणा से। एक ही नाम यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से। एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबार से। जब चाहे 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट दोस्तों कंटेंट से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा बेसिक से लेकर सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट के जरिए A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। फिर खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश है दोस्तों जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 तक। क्रम से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से आप A to Z कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे। तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तदारी प्रथा चलवाई थी? तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? और रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे, हालांकि और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।